हेलो दोस्तों, हम विजय कुशवाहा आपके सामने लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और कह सकते हैं कि एक तरह से ये सोशल साइंस की मैथ है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लें तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके नंबर कहीं जाते हैं। तो आइए देखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये है इंडियन पॉलिटी। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके कुछ जनरल फैक्ट्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, ओके गाइस। ठीक है, तो ये है द वर्ड पॉलिटिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस। ठीक है, जिसका मतलब होता है अ सिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, फादर अरिस्टोटले इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। ओके, मनु द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, उनकी बुक मनुस्मृति इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ बुक इन इंडिया। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं, इस उन्होंने अर्थशास्त्र एक बुक लिखी है जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स का बेस कह सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यूके हैज़ लार्जेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। गाइज, ये तो हमारा था जीके फैक्ट्स अबाउट हमारी पॉलिटी। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसकी हिस्ट्री क्या है, फाउंडेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइज, तो ओके, तो हमारी जो पॉलिटी होती है उसकी एक्चुअली में बेसिस शुरुआत होती है जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ पे शासन चालू होता है। तो वो जो शासन है, अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ प्लेसी जो था, जो कि 23 जून 1756 में लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनकी तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़ रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, उनके बीच में लड़ा गया था। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मतलब पूरा बंगाल के ऊपर पूरा शासन कर लिया था। ओके, दूसरा जो अहम युद्ध था वो था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो बहुत ही अहम युद्ध था। तो ये जो लड़ा गया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनकी तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे, और combined army of नवाब्स ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर, इन तीनों लोगों के, और इसमें और भी राजा शामिल थे छोटे छोटे, कंबाइंड आर्मी। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उसने नवाब्स को हरा दिया। और ये कह सकते हैं बैटल ऑफ बक्सर जो था 1764 में जो लड़ा गया, इसके थ्रू कह सकते हैं कि ब्रिटिश का जो शासन है पूरे भारत पे एक तरह से लागू हो गया, क्योंकि अब इनको रोकने वाला कोई बचा नहीं था। अब हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश का एक आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर जो थे वो करते चाहे जितना भी गलत थे, लेकिन वो करते हमेशा नियम कानून की बात करते थे। वो जो भी करते थे वो नियम कानून से करने की कोशिश करते थे। तो उसी नियम कानून में उन्होंने सोचा कि अब हमारी सत्ता है उसको हमको चलाना है, और लोगों को लगना भी नहीं चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि सत्ता चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले लेके आए हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले उनका जो लिखित कह सकते हैं कि ऐसे तो अभी तक मौखिक सत्ता चल रही थी, अब जो लिखित पहला जो एक्ट आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये जो जब पास किया गया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश में पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, या कह सकते हैं कि वही कमेटी थी जिसको वो हेड कर रहे थे। ओके, द गवर्नर वाज ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल, एंड वॉरेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना करी गई कलकत्ता में। ओके गाइज, अब आता है हमारा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो उसमें क्योंकि वो पहला एक्ट था तो उसमें सब कुछ सही नहीं जा रहा था, तो उसमें कुछ सुधार करते हुए हम लेके आए दूसरा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया
एक्ट हमारा दूसरा एक्ट जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। तो उसके जस्ट 11 साल बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। आप लोग डबल टी से समझ सकते हैं, 1 and 1 11। ओके, तो 11 साल बाद आया। तो इसमें क्या हुआ कि 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सेट किया गया, जिसको was headed by British ministers and a board of director was set up for trade and commerce related issue। इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले तो इसमें जो कुछ कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की उसको ख़त्म किया गया, और दो बोर्ड्स बनाए गए। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें 6 मेंबर थे, और उसका एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन करना उसका काम था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उनका जो वर्क था वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेस रिलेटेड था। ओके, ठीक है। अब हमारे पास शुरू होते हैं चार्टर एक्ट। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, और फिर आया हमारे पास चार्टर एक्ट। लगभग हम कह सकते हैं 9 साल बाद, पिट्स इंडिया के 9 साल बाद आया हमारे पास चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट आया क्यों? तो सबसे पहली बात तो जो बोर्ड बनाए गए थे, तो भैया उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी? तो उनको सैलरी दी जाएगी इंडियन रेवेन्यू से। तो इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था। फिर उसके बाद एक दूसरा बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट कह सकते हैं, बार बार दसियों बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये सीधा सीधा इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड थ्रू चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ कि जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ब्रिटेन में एक तरह का वहाँ पे मतलब लोग कहने लगे थे कि केवल ईस्ट इंडिया ही जाके हर जगह मतलब अपना काम कर रही है, हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है, या हम लोगों को करने नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं की मोनोपोली चल रही है। तो उसके थ्रू वहाँ पे जब कुछ विद्रोह हुआ, तो इसके थ्रू चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया। एक्सपेक्ट चाइना एंड ईस्टर्न कंट्री फॉर टी ट्रेड ओनली फॉर 20 ईयर्स। चाइना में उनको अभी मतलब उनका अधिकार था, और ईस्टर्न कंट्रीज जो थी वहाँ पे वो केवल चाय का व्यापार कर सकते थे। 20 सालों तक के लिए ये आया था। और इसी चार्टर एक्ट के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भी परमिशन मिल गई कि आप जाओ और अपना प्रचार करो, आप इंडिया में जाके अपना प्रचार कर सकते हो। इससे पहले वो उनको आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। अब इस एक्ट में क्या हुआ था? देखो, चार्टर एक्ट 1833, जैसा कि आप जानते हैं कि 1813 से लेके 20 साल तक तो जो होना था समझौता हो गया, अब सब कुछ चल रहा था। अब जब 20 साल पूरे हुए हैं तो फिर एक नया एक्ट आया। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और मतलब उनका ट्रेड का सिस्टम खत्म हो गया। For the first time, Governor General's government was known as the Government of India and his council as Indian Council। ओके, इस एक्ट में एक बहुत ही अहम चीज़ ये भी हुई थी कि स्लेवरी को इंडिया में इलीगल कर दिया गया था, कि अब स्लेवरी जो है इंडिया में इलीगल है। ओके, चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट में क्या हुआ था? दिस एक्ट फॉलोड अ रिपोर्ट ऑफ द देन गवर्नर जनरल डलहौजी। इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये आया था। अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। ओके, तो अब एक कंपनी है, जैसे कि ये भैया सी नाम की कंपनी है, तो इसको एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो इसमें एम्प्लॉय जो थे पहले डायरेक्ट भर्ती हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। तो यही हुआ, और उसके लिए यहाँ पे मैकेले कमेटी बनाएगी 1854 में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो आज हम कॉम्पिटिशन के पेपर दे रहे हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट 1853 से हुई है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या कहता है? देखो, तो सबसे पहली बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक एमएमपी समझ लो, आईएमपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है भैया कि 1857 में होता है रिवॉल्ट। हमारे मंगल पांडे जी थाड़ से मार देते हैं एक अंग्रेज बाबू को गोली।
तो जब वो गोली मार देते हैं तो वहाँ पे हो जाता है विद्रोह शुरू, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सिपोय मिटनी, और हमारे भारत के लोग कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जैसे ही ये होता है तो अब ब्रिटिशर क्राउन को, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश संसद को एक मौका मिल जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुमसे कुछ ना हो पाएगा, और वो अपने पास जो है ब्रिटिश क्राउन अपने पास पावर को ले लेता है। ठीक है, तो अब ये पावर को ले लेते हैं तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले अब पावर ले तो लिया, लेकिन चलाएं कैसे, तो चलाने के लिए वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जो जो कि अल्टीमेटली सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था। वो कोई कुछ भी भारत में हो रहा है तो उसका काम था कि वहाँ पे बताना पूरी तरह से, और सर्वो सर्वा था वो, यहाँ पे समझ लो गवर्नर जनरल के ऊपर बैठा हुआ था एकदम सांप की तरह, फन काट कर बैठा हुआ था। ओके, उसको असिस्ट करने के लिए हमने 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई। ठीक है, तो अब 15 मेंबर में जो जो 8 मेंबर थे, ये जो 8 मेंबर थे ये सीधे पार्लियामेंट से आते थे ब्रिटिश की, और ये जो 7 मेंबर थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सब कुछ जमाया हुआ था, तो उनको एकदम से हम बाहर नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश क्राउन एकदम से उनको उठा के बाहर फेंक नहीं सकता था। तो इसलिए उनके 7 मेंबर उन्होंने रखे हैं। तो टोटल मेंबर एक तरह से हम कहें कि 15 ये हो गए, और एक सेक्रेटरी स्टेट हो गए, तो 16 मेंबर हो गए। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नेम्ड एज वायसरॉय, और जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसरॉय बोला जाने लगा। और जो पहले वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कहता है, गवर्नर जनरल नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो भारतीयों को पहली बार गवर्नर जनरल ने नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाकर अपनी काउंसिल में अपॉइंट किया था, पहली बार नॉमिनेट किया था। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट का क्या मतलब है, तो भैया देखो इसमें सीधी सीधी बात है कि 1876 में ऑफिशियली घोषित कर दिया गया कि अब जो क्वीन विक्टोरिया है वही भारत की क्वीन है। ठीक है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। तो बस इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या कहता है, तो भैया ये क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो 1892 में आ गया इनडायरेक्ट इलेक्शन, सबसे पहली बार कह सकते हैं आप इलेक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। डिस्कशन ऑन बजट एंड पावर एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब डिस्कशन होने लगा बजट के ऊपर, और ये आप सबको पावर मिल गई कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से बजट को लेकर। ओके, नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम लोकल बॉडीज, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे हमारे लोकल कह सकते हैं आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर कोई यूनियन हो गई, वहाँ से भी मतलब कि बंदों का नॉमिनेशन होने लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारे पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, या फिर एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सीधा क्वेश्चन ये आता है, देखो एम, तो इसको मैं ट्रिपल एम लिखता हूँ। देखो एम एम, ऐसा क्यों मैंने लिखा, मॉर्ले मिंटो मुस्लिम। अब आप कभी भूलोगे नहीं कि ये है क्या। तो इसमें क्या होता है, मॉर्ले मिंटो में क्या होता है कि ये लोग सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट वाज मेड फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज मेड फॉर मुस्लिम्स विच फर्दर लेड द फाउंडेशन सीट फॉर पार्टीशन। ठीक है, इन्होंने पार्टीशन की बीज यहीं से ढल गई थी। जैसे ही इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हम देंगे, अलग से उनको वोटिंग कराई जाए, अलग उनका मेंबर खड़ा किया जाए, बस वहीं समझ लो कि फूट डाल दी थी इन्होंने, बीज डाल दिया था पार्टीशन का। लॉर्ड मिंटो जो है उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं, उनको बाप भी कहा जाता है कि भैया ये तो कम्युनल मतलब कि धर्म के आधार पर चुनाव कराने वाले लोग हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें आप और ध्यान देंगे, ये जो मॉर्ले हैं ये थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। ठीक है, ये बैठे थे कहाँ पे, ये बैठे थे इंग्लैंड में। ठीक है, और ये जो मिंटो हैं ये थे भारत के उस टाइम पे गवर्नर। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो अपने गवर्नर, इन दोनों की मिली जुली भगत थी, तो भैया इसलिए मॉर्ले मिंटो बोला जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, एज लॉ मेंबर बिकेम फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स
और वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्या करने लगे भाई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत ये हुआ कि और भी लोगों को इलेक्ट किया जाने लगा। तो उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो वो पहले मेंबर बने जिनको एज अ लॉ मेंबर इलेक्ट किया गया। ठीक है, कहाँ पे, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है, डायरची या फिर डुअल गवर्नमेंट किस सन में या फिर कौन लेकर आया था, तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। ठीक है, सीधा आंसर होगा कि दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस न्यू टर्म डायरेक्टरी और डुअल गवर्नमेंट किसके थ्रू आई थी, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन लेकर आया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो अब इसमें भी वही बात है कि जो आपके मॉन्टेग हैं ये अपने क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और जो चेम्सफोर्ड हैं ये क्या है, गवर्नर है। ठीक है, तो भैया द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक है, द इंडियन लेजिस्लेटर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। ठीक है, जो इंडियन का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था उसको पहली बार क्या बना दिया गया, बाई कैमरल बना दिया गया, मतलब दुई सदनी। ठीक है, एक अपर हाउस जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, जिसमें 60 मेंबर होते थे, जिसमें से 34 सेलेक्टेड होते थे, और एक था लोअर हाउस जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, जिसमें 144 मेंबर थे, जिसमें 144 मेंबर थे और 104 इलेक्टेड थे। दिस हैज़ गिवन, ठीक है, इंडियन वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम राइट टू वोट, एंड एट दिस टाइम पीएम ऑफ इंग्लैंड वॉज लॉर्ड जॉर्ज। उस टाइम पे जो इंग्लैंड के पीएम थे वो कौन थे, डेविड, इनका पूरा नाम है डेविड, DAVID, डेविड लॉयड जॉर्ज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली बार भारतीय महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला, तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919 से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, तो सीधी सी बात है, जब 1919 में जब इतना कुछ हुआ तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, साइमन कमीशन को बुलाया गया। साइमन कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। 1927 में इसको बनाया गया। इन्होंने इंक्वायरी करी और अपनी रिपोर्ट जो है 1930 में सबमिट कर दिया। आपको साइमन कमीशन की एक मैं कहानी बताता हूँ। आप जानते हैं अपने देश के युवा नायक भगत सिंह के बारे में, आप भगत सिंह के बारे में जानते ही होंगे। तो लाला लाजपत राय और भगत सिंह ये सभी लोग मिलकर साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, और उसी टाइम पे अंग्रेजों द्वारा लाठियां बरसाई गई और लाला लाजपत राय का वहीं पे मतलब ऑन द स्पॉट निधन हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि हादसा है जिससे आप ये रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसका बदला बाद में भगत सिंह ने अपने तरीके से लिया था। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश में जो आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है, देखो, द एक्ट ऑफ 1900 प्रिस्क्राइब्ड फेडरेशन टेकिंग प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट नेटिव स्टेट्स एट द यूनियन। तो सबसे पहली बात बता दूं, फेडरेशन का मतलब होता है संघ, फेडरेशन का मतलब होता है संघ। ठीक है, और प्रोविंस का मतलब होता है जैसे हमारे प्रांत होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रांत। ठीक है, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, और नेटिव स्टेट्स का मतलब हो सकता है, आप इंडियन स्टेट का मतलब हो सकता है देसी रियासत, इन्हें आप देसी रियासत के नाम से जान सकते हैं। तो इट वाज ऑप्शनल फॉर द इंडियन स्टेट टू ज्वाइन फेडरेशन। ये मतलब जो भी इंडियन देसी रियासत थी उनके लिए ऑप्शनल था कि आप ज्वाइन करना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें। सिंस दे नेवर ज्वाइन द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, कब ना कभी उन्होंने ज्वाइन किया और ना कभी ये शुरू हो पाया। द एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस। इस एक्ट के थ्रू जो पावर है वो दो हिस्सों में डिवाइड करी गई थी, एक सेंटर में एक प्रोविंस में। दिस एक्ट एंडेड डायरची, इसने 1919 में आई जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी या डायरची थी उसका अंत कर दिया। ठीक है, देर वॉज थ्री टाइप ऑफ लिस्ट, द फेडरल, द प्रोविंस, द कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे तीन तरह की लिस्ट थी जो आज भी आपको देखने को मिलती है, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट। ओके, apart from the governor general's power of veto, a bill passed by the central legislature was subject to
वीटो बाय द क्राउन। ठीक है, मतलब फाइनल पावर जो थी वो गवर्नर के पास थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पावर थी, जो उससे भी ज़्यादा पावर थी वो क्राउन के पास थी हमेशा से। थ्रू दिस एक्ट इंडियन काउंसिल वॉज एंडेड, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एंड आरबीआई वॉज स्टेबलाइज्ड। आपको अगर कभी भी पूछते हैं कि आरबीआई कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो आपको यह सिंपल सी बात याद रखना है, 1935। ओके। क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? इन नाइन in March 1942, Sir Stafford Cripps brings some proposal as the Constitution of India was to be framed by an elected constituent assembly by the Indian people. The Constitution should give Indian dominant status. Any province or Indian state not accepting the Constitution is free to retain its constitutional position at the time. एक्चुअली में कह सकते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था, एक तरह से तो ये कह रहा था कि हम इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, और ऊपर से ये भी कह रहा था कि जो भी राज्य जो शामिल नहीं होना चाहते वो ना हो। और साइड बाय साइड इनकी चाल थी कि हम ये भी कह रहे थे कि जो राज्य शामिल नहीं होना चाहते हैं और ब्रिटिश के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ये ठीक नहीं था उतनी तरह से। इसके लिए हमको बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो भी देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। इन मार्च 1946 लॉर्ड एटले sent a cabinet mission to India consisting of 3 cabinet ministers, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, मिस्टर एविस अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों को उन्होंने भेजा। ठीक है, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इनका ऑब्जेक्टिव था टू मेक इंडिया टू अचीव इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके। माउंटबेटन प्लान। ठीक है, द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर to the Indians and partition of country was laid down in the Mountbatten Plan. It was given a formal shape by a statement made by the government on 3rd June 1947। ये माउंटबेटन जो है, इन्होंने मतलब फाइनल स्टेटमेंट दिया था 3 जून 1947 को, और इन्होंने ही फाइनली पार्टीशन किया था। आपको एक बात बता दें, ये जो क्रिप्स मिशन था, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इन्होंने कहा था कि टू स्टेट पॉलिसी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन माउंटबेटन साहब ने आके उसको पास कर दिया। ओके। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 of British Parliament. In pursuance of this act, the Government of India Act 1935 was amended by the Adaptation Order both in India and Pakistan for setting up an interim constituent assembly to draw up future constitution of the country. द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अबॉलिश। तो मैं आपको बता दूं कि ये फाइनली अब हमारी वो कंडीशन आ गई थी कि अब ब्रिटिश को हमको आज़ादी देनी ही थी। तो बस ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि अब भैया आप आज़ाद है। और इन्होंने अपना जो इनका जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसको ताला मार दिया था। और जितने भी इनके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उनकी पावर्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सीधे सीधे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की, सारी पावर्स उसके पास आ गई थी कि अब आप अपना संविधान बनाइए और पूरी आज़ादी के साथ रहिए। तो फाइनली गाइस, ये आज का मेरा लेक्चर था। तो बताइएगा कैसा लगा, और इसको बताइएगा इसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक ओके गाइस। तो फाइनली थैंक यू।